हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। दोस्तों, अक्टूबर 2023 JAIIB साइकिल का AFM का एग्जाम पूरा हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है। एग्जाम वाज कंडक्टेड ऑन 15th of October एंड आफ्टर द एग्जाम जो एक काम हमें जरूर से जरूर करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो क्या है? टू एनालाइज द एग्जाम एंड टू लर्न फ्रॉम दिस, बिकॉज JIIB एग्जाम आपका साल में 2 बार होता है और मल्टीपल एस्पिरेंट्स दे आर अपीयरिंग इन दिस एग्जाम इन मल्टीपल शिफ्ट्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एग्जाम के में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, उनका लेवल, उनकी टाइप, इसको देख करके हमें पता लगा सकें कि आगे आने वाली अटेम्प्ट्स के अंदर हमें किस तरीके से AFM के सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए, राइट? So let us talk about that. First of all, I would talk about your exam's overall verdict. The exam was moderate to difficult and it was also lengthy, right? Other exams which were conducted like PPV and IIFS, वहां भी आपको थोड़ा लेंदी पेपर देखने को मिला और वही लेंदी पेपर आपका AFM में भी आया। और लेंदी होने की वजह ये है कि क्वेश्चंस जो दिए गए थे और जो उनके ऑप्शंस दिए गए थे, these were very lengthy। बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी चीजें जो है वहां पर लिख करके दी गई थी और कोई भी एस्पिरेंट उसको पूरा क्वेश्चन पढ़ने में काफी समय लगता। एंड वी ऑल नो दैट वी हैव टू आंसर 100 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। सो ये जो टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस है, ये हमारे लिए यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है? तो ये तो लेंथ की बात हो गई। इसके अलावा वी सॉ दैट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज आल्सो ऑन अ बिट ऑफ डिफिकल्ट साइड। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। AFM की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो हमारे कंसेप्चुअल थे, जहां पर आपको अकाउंट्स की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सिर्फ अगर आपने मेमोरीज में उसको रट लिया है, आपने सिर्फ कुछ चीजों को रट लिया है बिना उनको समझे, आपने उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए, लेकिन अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर the questions which are asked in the exam actually, right? तो ये तो बात हो गई लेवल की। इसके बाद if we look at the weightage of the different modules, out of all the 4 modules अगर मैं बात करूं, मॉड्यूल A से सबसे ज्यादा सवाल जो है हमें पूछे गए हैं। इसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल B, मॉड्यूल C एंड मॉड्यूल D। मॉड्यूल C से भी काफी सवाल थे और उसके बाद मॉड्यूल D से भी आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल से पूछे गए थे और मॉड्यूल B comes at last, right? So as we can say, if we prepare module A and C, still we have a good coverage of the entire paper. अगर आप सिर्फ मॉड्यूल A और C को भी पढ़ के जाते हो, सिर्फ अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि just go and have a glance at the topics. You have to be very conceptually clear about the 2 modules, module A and your module C. If you are clear about that, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस पूरे एग्जाम के अंदर more than 50 मार्क्स को स्कोर करने में। लेकिन ये दोनों मॉड्यूल्स वन ऑफ द डिफिकल्ट मॉड्यूल्स है। ए के अंदर आपकी पूरी अकाउंटिंग की बात होती है और अगर मैं मॉड्यूल C की बात करूं तो यहां पर हम पूरा FM देखते हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है वो आपका यहां पर आता है पूरा, राइट? सो आइदर वी कैन प्रिपेयर मॉड्यूल A एंड C एंड वी कैन लीव मॉड्यूल B एंड मॉड्यूल D, और हम उम्मीद करें कि मॉड्यूल A और C पे ही हमारा पेपर आए तो हम क्लियर कर जाएंगे बहुत इजीली। लेकिन दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो ये है कि हमें मॉड्यूल A, मॉड्यूल C और मॉड्यूल D से कुछ ऐसे टॉपिक्स पिक करने चाहिए जहां पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उन टॉपिक्स को कंसेप्चुअली क्लियर करके एग्जाम के अंदर जाना चाहिए, ठीक है? तो ये तो हो गई वेटेज इफ वी टॉक अबाउट मॉड्यूल वाइज। देन अबाउट द लर्निंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस मोस्टली दे आर फ्रॉम द बुक, the book which is published by the Macmillan Education and is recommended by the IIBF that you follow that book in order to prepare for the exam. So if you are following that book, if you are reading that book thoroughly, you will find that almost 99% of the questions they are from the book, except for the numericals. Even I have seen in shift number 3 and shift number 2 एक numerical जो है वो भी books में दिए गए illustration से example से directly pick up कर लिया गया था, right? So अगर numericals में data change कर दिया जाता है, थोड़ा सा numerical का style change कर देते हैं, उनको अगर छोड़ दे तो बाकी लगभग सारे के सारे questions जो है वो हमारे कहां से आ रहे हैं? बुक की थ्योरी से आ रहे हैं, ठीक है? तो बुक से तैयारी करना बहुत जरूरी है, चाहे आप YouTube सेशंस देख रहे हो, whether you have purchased a course or not, but you should make sure that if you are using a course, if you are purchasing a course, if you are looking at the notes of any of the institutions including EduTab, then make sure कि वो जो आपके वीडियोस हैं, जो आपके नोट्स हैं, they are based on the book and not on any other source material, right? इसके बाद मोस्ट क्वेश्चंस they were from module A and C, as I already told you। तो मॉड्यूल A and C पे हमारा ज्यादा फोकस जो है एग्जाम के लिए होना चाहिए। Questions were application based and conceptual, so now no more ratification will work. Earlier it might have happened, it might would have happened कि आप कुछ चीजों को बस रट लीजिए और उम्मीद करिए कि एग्जाम में वो चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। खासतौर पे अगर मैं बात करूं जैसे डेबिट एंड क्रेडिट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन ऑल अक्रॉस द 3 शिफ्ट्स यू वर आस्क्ड बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज, यू वर आस्क्ड टू मेक जर्नल एंट्रीज। सो द स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ टू डेबिट एंड क्रेडिट,
डिफरेंट अकाउंट्स बेस्ड ऑन द सिनेरियो, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली थी। और ये जर्नल एंट्री से क्वेश्चन है, इनके नंबर ज्यादा थे और ये एक एक नंबर के हाफ ऑफ मार्क्स के काफी सारे क्वेश्चन थे, तो एक साइजेबल चंक ऑफ मार्क्स वाज देयर ओनली फॉर डबल एंट्रीज, राइट, योर जर्नल एंट्रीज एंड यू हैड टू मेक दोस एंट्रीज। इन एडिशन टू दैट रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस जब बनता है तो सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट के अंदर रेक्टिफिकेशन कैसे होती है, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल डी, जहां पर कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आपसे ब्रेक इवन एनालिसिस के, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के क्वेश्चंस पूछे गए, उनके न्यूमेरिकल्स पूछे गए, एंड दीज न्यूमेरिकल्स कैन ओनली बी सॉल्व्ड इफ यू आर वेरी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग कॉस्टिंग, राइट। तो ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी और बार बार उनको रिवाइज भी आपको करना पड़ता अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पहली बार में समझ नहीं आते तो, ठीक है। तो इसके एक फायदा भी है, इसका एक नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा मेरे हिसाब से ये लगता है दैट फॉर सर्टेन पीपल अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स इज मच मोर इजियर एज कंपेयर टू रट्टाफिकेशन इंक्लूडिंग मी, ठीक है। रट्टा करने से ज्यादा आसान है कि चीजों को समझ लिया जाए, राइट। जहां पर बहुत सारी चीजें याद करने की बात आ जाएगी, वी हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वहां पर हम लोग थोड़ा सफर करते हैं, स्पेशली द पीपल हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंसेस बैकग्राउंड, राइट। तो नाउ आई कैन इमेजिन द पीपल हु आर फ्रॉम साइंसेस बैकग्राउंड, दे आर अ बिट अफ्रेड और लेट अस से उनके में थोड़ा सा फोबिया होता है इस सब्जेक्ट को लेकर के कि हमने कभी पढ़ा नहीं, कैसे सब्जेक्ट को आंसर करेंगे। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो मेरी बात मानिए, दिस सब्जेक्ट कैन बी वेरी स्कोरिंग फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स एज वेल। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड अप्लाई द कंसेप्ट इन द एग्जाम, राइट। नेक्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल्स पहले तो शिफ्ट 1 के अंदर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आए नहीं थे, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 सॉ सर्टेन न्यूमेरिकल्स, बट द न्यूमेरिकल्स दे वर बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन में भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। इसके अलावा इन आई थिंक मॉड्यूल in shift 3 there was a question also of depreciation based on units of production method, तो वो भी आपका एक क्वेश्चन था, लेकिन depreciation के जो न्यूमेरिकल्स आए थे they were straightforward and they were simple numericals. In addition to that questions were also there on bond durations. बॉन्ड ड्यूरेशन के ऊपर सवाल थे, बॉन्ड ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी थी, बॉन्ड यील्ड्स कैलकुलेट करनी थी, and as I told you numericals related to costing where you had to do PV ratio analysis या फिर ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैलकुलेट करना था। So I think this could have been done very easily if you had numericals. आपको प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल्स मिलते, आपको फॉर्मूलाज बस ध्यान रखने होते और आप बहुत इजीली इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते थे। यू आल्सो हैव कैलकुलेटर अवेलेबल विद यू, सो कैलकुलेशन मिस्टेक्स के भी चांसेस वहां पर बहुत कम रहते हैं, राइट। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एएफएम सब्जेक्ट फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट्स? For the upcoming attempts, first of all, make sure that you prepare from the book, right? Nothing else. बुक से ही प्रिपेयर करना है, कहीं और नहीं जाना है। आपको ज्यादा मटेरियल्स को पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट्स को समझने पे ध्यान होना चाहिए एएफएम सब्जेक्ट के अंदर। एएफएम में जो अकाउंट्स के कंसेप्ट हैं, डेबिट क्रेडिट के कंसेप्ट्स हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो रूल्स और जो कंसेप्ट्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो कंसेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। आफ्टर दैट यू शुड आल्सो बी वेरी कंसेप्चुअली क्लियर about the topics of financial management regarding your derivatives, regarding your working capital, regarding your bonds की जो yield होती है, bonds से जुड़ी जो duration होती है, and your annuities as well, the present and future value of money. You should also be very careful about this. These concepts, I would not say these concepts are very difficult to understand. ये concepts unusual हैं because हमारी daily life में बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलते, तो शायद हमें पहली बार समझने में इनको दिक्कत आए। But believe me, if you have watched my classes, if you have been through, have been with me in my course, you know that these topics they can be understood in a simple manner, in an easy manner. अगर आप थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर लगाएं तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बात ध्यान रख लो, अभी से कंसेप्ट्स को अभी से आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इफ यू वांट कि लास्ट 1 मंथ में या लास्ट 2 वीक्स में, फ्यू वीक्स के अंदर हम इस कंसेप्ट्स को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू बी वेरी कंसेप्चुअली क्लियर। आई नो मेनी ऑफ अस माइट फील कि हम थोड़े, हमारा जो ग्रास्पिंग लेवल है वो ज्यादा बेटर है, हम कंसेप्ट्स को जल्दी याद कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी एप्रीहेंशन है, इफ यू आर अ लिटिल बिट वरीड कि वेदर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स और नॉट, बी वेरी श्योर कि अभी से अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हो, थोड़ा थोड़ा हर दिन आप इन कंसेप्ट्स को पढ़ोगे, तो ये कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घर कर जाएंगे और आपको कोई दूसरी चीज की चिंता नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस मॉक्स, यार ये तो बहुत जरूरी हो जाता है एएफएम के लिए, बिकॉज इन एएफएम यू हैव टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स एज वेल। You cannot solve numericals correctly in the exam until unless you practice these numericals. Numericals प्रैक्टिस नहीं होंगे तो एग्जाम में उनके सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, राइट। तो आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होते हैं। इन एडिशन टू दैट, लेट अस टॉक अबाउट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट न्यूमेरिकल्स। फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्रीज बना दो।
अगर क्रेडिट पे गुड्स को सेल करते हो या क्रेडिट्स पे फर्नीचर को परचेज करते हो, या फिर मेरी शेयर कैपिटल जो है वो शेयर कैपिटल जब मैं मुझे शेयर होल्डर से मिलती है तो मैं कौन से अकाउंट में से डेबिट या क्रेडिट करता हूं. व्हेनेवर आई कॉल फॉर द शेयर कैपिटल, द ड्यू शेयर कैपिटल, हाउ आई डू द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर दैट. व्हेन आई गिव एन एसेट ऑन लीज और व्हेन आई टेक एन एसेट ऑन लीज, व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री फॉर दैट, हाउ टू मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज. दीज आर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस which strictly are not numericals. There is not a great deal of maths involved in it. लेकिन इसमें अकाउंटिंग के concepts involved होते हैं और वो आपको समझने अगर तो अगेन आपको मॉक्स पे जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग केसेस आपके सामने आएंगे and then you answer those cases and then you realize कि whether your concepts are clear or not, right? After that, let us talk about module A. Module A, first of all, I thought कि module A और C दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं, बात भी सही है, लेकिन मॉड्यूल A अगर आपको नहीं आता है अच्छे से, इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, आपका मॉड्यूल ए में नंबर नहीं आएंगे, मॉड्यूल बी में नंबर नहीं आएंगे, और मॉड्यूल सी के अंदर भी जहां पर कुछ अकाउंटिंग से जुड़ी बातें होंगी वहां पर आपको दिक्कत आएगी. तो मॉड्यूल ए समझना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप एफएम के अंदर एक अच्छा स्कोर चाहते हो, 50 मार्क्स को क्रॉस करना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग सबसे पहले आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां पर आपके कंसेप्ट बेसिक क्लियर होने चाहिए. आई एम नॉट आस्किंग और एक्सपेक्टिंग यू टू बी अकाउंटेंट. मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप बैलेंस शीट बना दें या इनकम स्टेटमेंट बनाने, आप एनालिसिस करना शुरू कर दें. नहीं, यू जस्ट हैव टू आंसर एमसीक्यूज. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सिंपल कंसेप्ट्स को यूज करके आप इजीली आंसर कर सकते हो, और वहां आपके बेसिक कंसेप्ट्स अकाउंट्स के क्लियर होने चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली, Again, I would say do not stress too much on numericals. Many people they ask me, sir, numericals कैसे होगा, numericals solve नहीं हो पाते हैं. तो हमने एग्जाम के अंदर एक ट्रेंड देख लिया that out of 100 questions we are not getting more than 20 numericals. So numericals they are ranging in a range of 10 to 15. 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल, 10 से 15 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, 10 से 15 नंबर के नहीं, न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनका यूजुअली 2 मार्क्स के 1 मार्क के आते हैं, लेकिन इनका नंबर काफी कम है एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो अगर आपको लगता है कि आप मॉड्यूल सी के जो न्यूमेरिकल्स थोड़ी ट्रिकी हैं, जहां पर आपको बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड ड्यूरेशन, एन्युटी वैल्यू ये सब कैलकुलेट करना होता है, तो वहां पर अगर आपको लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स नहीं मैनेज हो रहे, स्टिल विदाउट दोस न्यूमेरिकल्स यू कैन क्लियर द एग्जाम, बिकॉज इफ यू आर कंसेप्चुअली क्लियर विद मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी के सिंपल जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर वो आपके क्लियर हैं, तब भी आप इस एग्जाम को इजीली पास कर सकते हो. तो न्यूमेरिकल्स के बारे में भी आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए. द IABF इट डज नॉट वांट अकाउंटेंट्स. उनको अकाउंटेंट नहीं चाहिए, ना ही उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, और ना ही उनको बिल्कुल एक्सपर्ट फाइनेंशियल मैनेजर्स चाहिए, लेकिन उनको ऐसे बैंकर्स चाहिए which who have a good knowledge of accounting and who also have a decent knowledge of financial management. तो वो decent knowledge का लेवल आपको अटेन करना है, आपको अकाउंटेंट यहां पर तो बनना नहीं है. ठीक है. So that is the strategy that I had to share with you for the FM component. FM has a long way to go. Still, the people who are not that comfortable in the subject, we provide you classes on our YouTube channel absolutely free of cost. In addition to that, the RBWM exam which is scheduled on 29th of October, इस एग्जाम के लिए भी हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया. क्रैश कोर्स इज अवेलेबल नाउ, और इस क्रैश कोर्स को आप अवेल कर सकते हो विद 70% डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड JAIIB70. JAIIB70 आप यूज करते हैं और आप इस कोड को अवेल कर सकते हो. और ये जो कोर्स है हमारा RBWM का, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलती है, और लाइव क्लासेस भी जो आपकी होंगी वो अगर आप नहीं लाइव ज्वाइन कर पाते तो यू कैन वॉच देम इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट आल्सो. इन एडिशन टू दैट, यू आर आल्सो गेटिंग चैप्टर वाइज MCQs एज वेल एज 5 फुल एंड मॉक टेस्ट, दैट इज 500 क्वेश्चंस फ्रॉम द RBWM कंपोनेंट, जो आपकी प्रैक्टिस में और मार्क्स को स्कोर करने में बहुत ज्यादा एक्चुअल एग्जाम में मदद करने वाले हैं. राइट. सो अलाउ अस द एस्टीम्ड फैकल्टीज ऑफ EduTap टू हेल्प यू गेट योर डिजायर्ड मार्क्स इन द RBWM कंपोनेंट. और इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.